स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 1 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। आपसे पूछा जा रहा है कि मार्च 2022 में डिफेंस एक्सपो का आयोजन ये कहां पे किया जाएगा। तो ये किया जाएगा गांधीनगर गुजरात में। मतलब अगला जो डिफेंस एक्सपो होगा ये मार्च 2022 में होगा और कहां पे होगा, गुजरात की राजधानी गांधीनगर में होगा। और ये इसका 12वां संस्करण होगा 11 से 13 मार्च तक। एक्चुअली में ये जो डिफेंस एक्सपो होता है ये हर 2 साल में एक बार होता है। पिछला जो डिफेंस एक्सपो हुआ था वो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हुआ था फरवरी 2020 में, और अगला वाला गुजरात में होगा। और गुजरात में पहली बार इसका आयोजन किया जाएगा। और इसकी टैगलाइन क्या रखी गई है, इंडिया द इमर्जिंग डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब। और देखो यहां से आपको एक पॉइंट बताता हूं मैं। सिप्री की रिपोर्ट आई थी इसी साल, उसमें हमने पढ़ा था कि हथियार आयात यानी कि इंपोर्ट करने के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पे कौन है, सऊदी अरब है। और इसी तरह से सिप्री की एक और रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया गया था कि सैन्य खर्च के मामले में भारत तीसरे स्थान पे आता है। पहले पे यूएसए है, दूसरे पे चाइना है और तीसरे पे है भारत। हमारे रक्षा मंत्री कौन है, राजनाथ सिंह है, और उनका निर्वाचन क्षेत्र कॉन्स्टिट्यूएंसी है लखनऊ यूपी। अब बात यहाँ पे गुजरात की है, तो ये रहा मैप में गुजरात। देखो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, मुख्यमंत्री है विजय रूपानी और गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और गुजरात से सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही बनता है कि अभी गुजरात की एक साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिल गया है। किसकी बात कर रहा हूं मैं, धोलावीरा की। हड़प्पा सभ्यता का स्थल है ये धोलावीरा। और इस तरह से गुजरात में 4 आपको वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिल जाएंगी। कौन कौन सी, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क हो गया, हिस्टोरिक सिटी ऑफ अहमदाबाद हो गया, रानी की वाव हो गया। और रानी की वाव का अगर मैं आपसे प्रश्न पूछूं कि इनका फोटो आपको किस करेंसी नोट पे मिलेगा, तो याद रखना 100 रुपए के करेंसी नोट पे मिलेगा। और अब ये चौथा बन गया धोलावीरा। और गुजरात में ही आपको दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भी मिलेगा जिसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, गुजरात के अहमदाबाद में। अच्छा, अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है, तो साबरमती नदी के किनारे। और दुनिया का तो सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम हो गया ये। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये भी भारत में बन रहा है, लेकिन वो बन रहा है कहां पे, राजस्थान की कैपिटल जयपुर में। और भारत का पहला इलेक्ट्रिक सिटी कौन सा है, तो केवड़िया गुजरात है। केवड़िया में आप जानते हो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की सबसे ऊंची स्टेच्यू है जिसे आप स्टेच्यू ऑफ यूनिटी कहते हो। इसकी हाइट कितनी है, 182 मीटर है। और इसके वास्तुकार का नाम एग्जाम में पूछा जाता है, राम वी सुतार है। और ये स्टेच्यू आपको मिलेगी नर्मदा नदी के किनारे साधु बेट द्वीप पर। उसके अलावा ध्यान रखो भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहां पे बनेगा, तो ये भी बनेगा गांधीनगर में। और अमेजन ने भारत के किस राज्य में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया था, अभी गुजरात के सूरत में। और सूरत में आपको याद होगा देश का पहला प्रवासी सेल ये सूरत में ही खोला गया था। सूरत को ही सिल्क सिटी या डायमंड सिटी भी बोलते हैं। और किस नदी के किनारे स्थित है सूरत पूछेंगे तो ताप्ती नदी के किनारे। याद रखना भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी ये कहां पे स्थापित की जाएगी, गुजरात में ही। और अहमदाबाद में ही बनेगा देश का सबसे बड़ा कार्डियक अस्पताल, ये भी ध्यान रखना। उसके अलावा अहमदाबाद में ही भारत का सबसे बड़ा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाया जाएगा। और दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीनफील्ड जिंक स्मेल्टर ये भी स्थापित किया जाएगा गुजरात में ही। गुजरात में आपको गिर नेशनल पार्क मिल जाएगा, ब्लैक बग नेशनल पार्क मिलेगा, वंसडा नेशनल पार्क मिलेगा, मरीन नेशनल पार्क आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यहाँ पे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है, कौन सा, काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट। और याद रखना सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो आंसर होगा गुजरात। लेकिन अगर पूछा जाए देश कौन सा है, तो कनाडा होगा। ये भी ध्यान रख लो, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में किसे वर्ष 2021 के लिए लोकमान्य तिलक पुरस्कार के लिए चुना गया है, तो आंसर होगा साइरस पूनावाला को। तो आप जानते हो कौन है ये, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के संस्थापक हैं साइरस पूनावाला, जिनको अभी 2021 के लिए लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उन्हें कोविड-19 महामारी के समय कोविशील्ड वैक्सीन का निर्माण कर लोगों की जान बचाने में मदद करने के लिए यह सम्मान मिलेगा। अच्छा, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ का नाम क्या है, अदार पूनावाला। और इनका नाम आपने जरूर सुना होगा डेली करंट अफेयर्स में। अभी वर्ल्ड्स 50 ग्रेटेस्ट लीडर्स की जो लिस्ट आई थी उसमें टॉप 10 में आने वाले एकमात्र भारतीय थे ये। 10वां स्थान मिला था इनको। और अगर मैं आपसे पूछ लूं कि उस लिस्ट में टॉप पे कौन थी, तो प्रधानमंत्री थी कहां की, न्यूजीलैंड की, जैसिंडा आर्डर्न उनका नाम है। अच्छा, कोविशील्ड तो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया है, कोवैक्सीन किसने बनाई, भारत बायोटेक ने। तो इस प्रश्न से साइरस पूनावाला का नाम याद रखना, बढ़ते आगे। अच्छा फिर बताइए, अभी हाल ही में ओलंपिक्स में हैट्रिक गोल करने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी कौन बन गई हैं, तो आंसर होगा वंदना कटारिया।
तो अभी वंदना कटारिया ये ओलंपिक्स के इतिहास में हैट्रिक गोल करने वाली पहली भारतीय महिला हॉकी प्लेयर बन गई हैं। तो इनका नाम ध्यान रखना, वंदना कटारिया। अच्छा, वैसे आपको बता दूं, अभी टोक्यो ओलंपिक में हमारा एक और मेडल पक्का हो गया है। किन की बात कर रहा हूं मैं? लवलीना बोर्गोहेन की। ये एक बॉक्सर है और अभी इन्होंने सेमीफाइनल में जगह बना ली है। और इस तरह से आप देखोगे कि ये तीसरी बॉक्सर बन गई है जो कि ओलंपिक में भारत के लिए मेडल लेकर के आएंगी। पहले दो कौन कौन थे? विजेंदर सिंह थे और मैरी कॉम थी, और दोनों ब्रोंज लेकर के आए थे। अब देखते हैं ये क्या लेकर के आती है। ये है कहां से? ये असम से है। अभी तक ओलंपिक में हमारे पास एक मेडल आया है और वो भी सिल्वर मेडल आया है। कौन लेकर के आई है? मीराबाई चानू। वेट लिफ्टिंग में लेकर के आई है। किस कैटेगरी में खेला है उन्होंने? 49 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलती है। कितना वेट उठाया था उन्होंने? 202 किलोग्राम वेट उठाया था। और वेट लिफ्टिंग में भी दो अलग अलग पार्ट होते हैं। स्नैच जिसमें 87 किलोग्राम उठाया उन्होंने, और क्लीन एंड जर्क में 115 किलोग्राम उठाया था। और इस बार का ये टोक्यो ओलंपिक कौन से नंबर का है? तो 32वें नंबर का है। और टोक्यो ओलंपिक से आप क्या क्या पॉइंट याद रख सकते हो, ये कल ही के प्रश्न में मैंने आपको बताया था, वो भी बिल्कुल डिटेल में। तो अभी मैं आपसे एक प्रश्न पूछ लेता हूं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर कहां पर है और उसके प्रेसिडेंट कौन है? साथ में ये भी बताओ, इंटरनेशनल ओलंपिक डे कब मनाया जाता है? बाकी वैदेही डोंगरी की बात करेंगे तो मिस इंडिया यूएसए 2021 का खिताब मिला था इनको। सुष्मिता लेंका की बात करेंगे, एशिया पर्यावरण परिवर्तन पुरस्कार, एशिया एनवायरमेंट एनफोर्समेंट अवार्ड इनको मिला था पेंगोलिन के संरक्षण के लिए। बाकी अनामिका की बात करेंगे, हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था इन्हें, इनके उपन्यास टोकरी में दिगंत थेरी गाथा के लिए। बढ़ते हैं आगे। फिर अगला प्रश्न बताइए, अभी हाल ही में किसने भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल पहल शुरू करने की घोषणा की है? तो आंसर होगा इंटेल ने। तो अभी इंटेल ने सीबीएसई और शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से भारत में सभी के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की बुनियादी समझ पैदा करने के उद्देश्य से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी फॉर ऑल पहल शुरू करने की अभी घोषणा की है। तो इंटेल के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सिटीजन्स प्रोग्राम के आधार पर ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर ऑल, ये 4 घंटे का प्रोग्राम होगा। और इसका उद्देश्य क्या है? कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित अर्थव्यवस्था का निर्माण करना और हर किसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है इसकी जानकारी देना। अच्छा, सीबीएसई से अभी आपको याद होगा, सीबीएसई ने अभी 6ठी से 8वीं तक की कक्षा में कोडिंग और 8वीं से 12वीं तक की कक्षा में डेटा साइंस को जोड़ने के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ अभी समझौता किया था। उसके अलावा अभी सीबीएसई ने दोस्त फॉर लाइफ एप्लीकेशन को भी लॉन्च किया था। सीबीएसई मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसके अध्यक्ष कौन है? मनोज आहूजा है। बाकी आप जानते हो शिक्षा मंत्री कौन है? हमारे धर्मेंद्र प्रधान है। अच्छा, एक प्रश्न का जवाब दो, शिक्षा जो है ये किस सूची का विषय है? कई बार इस तरह के प्रश्न आपके बन जाते हैं एग्जाम में, और जो मैंने आप लोगों से बोला है कि आप लोगों के लिए डेली टॉप 5 स्टैटिक क्वेश्चंस की एक सीरीज हमने स्टार्ट की है, उसमें आपको इसी तरह के प्रश्न मिलेंगे। और ये क्वेश्चन तो मैं वहां पे करा भी चुका हूं और इसको साथ में समझा भी चुका हूं। ऐसा नहीं है प्रश्न बता करके आंसर बता के फ्री कर दिया, उसको समझाया भी जा रहा है। तो अगर अभी तक आपने वो टॉप 5 क्वेश्चन की सीरीज को अटेंड नहीं किया है तो उसे अटेंड जरूर करना। अभी तक 6 या 7 पार्ट अपलोड हो चुके हैं, तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा टॉप 5 सीरीज के नाम से। तो इसका तो आंसर क्या हो जाएगा? समवर्ती सूची का विषय है। अब इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको वहां बता चुका हूं। चलो आप तो एक दूसरे प्रश्न का उत्तर दे दो, किस राज्य ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का वर्ष घोषित किया था? तो आंसर होगा इसका तेलंगाना। और अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए एग्जाम में कि भारत का पहला रैपिड इलेक्ट्रॉनिक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित कोविड-19 परीक्षण किट जिसका नाम है कोवी होम, इसको किसने बनाया? यह भी करंट अफेयर्स का ही प्रश्न है जो मैं आपसे पूछ रहा हूं। याद रखना, आईआईटी हैदराबाद ने बनाया है। और आपको याद होगा अभी रक्षा मंत्रालय ने आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर के देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित शिकायत प्रबंधन एप्लीकेशन को भी विकसित किया था। से प्रश्न इस तरह से पूछा जाए कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो वर्तमान में है हमारे कौन है? वैसे एनवी रमन्ना है 48 नंबर के। अभी उन्होंने ही कानूनी अनुसंधान में न्यायाधीशों की सहायता के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी बेस्ड पोर्टल को लॉन्च किया था। उस पोर्टल का नाम बताइए। तो क्या आंसर करोगे? सुपेस, SUPACE। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना, लेकिन यहां तो बात हो रही है इंटेल की, उसे तो भूल ही गए। देखो, इंटेल स्थापना होती है 1968 में, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएस में है। वर्तमान में इसके सीईओ कौन है? पैट गेल्सिंगर। और इसके संस्थापक तो कौन थे इंटेल के? 2 जने थे, गार्डन मूर और रॉबर्ट नॉयस। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में अर्थ ओवरशूट डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा 29 जुलाई को। अब इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब हो गया कि मानव प्रजाति ने उन सभी जैविक संसाधनों का उपयोग 29 जुलाई 2021 तक कर लिया है
जो पृथ्वी पर पूरे वर्ष के लिए निर्धारित किए गए थे। इसका मतलब ये हो गया कि हम प्राकृतिक संसाधनों का 1.75 टाइम्स अधिक तेजी से प्रयोग कर रहे हैं, उनको कंज्यूम कर रहे हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये जो अर्थ ओवरशूट डे है, ये हमने 2020 पिछले साल कब मनाया था? 22 अगस्त को मनाया था, और अब मना रहे हैं 29 जुलाई को। तो जैसे जैसे दिसंबर से जनवरी तक ये बढ़ेगा, इसका मतलब ये हो गया कि मनुष्य प्रकृति का तेजी से दोहन कर रहा है। अच्छा, ये अर्थ ओवरशूट डे ये कौन मनाता है, किसके द्वारा मनाया जाता है? तो वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के द्वारा इसको मनाया जाता है, जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको ग्लैंड, स्विट्जरलैंड में। और यहां से देखो, एक प्रश्न मुझे याद आ रहा है, एक बार एग्जाम में प्रश्न आया था कि जो अर्थ आर डे है, ध्यान से सुनना क्या पूछ रहा हूं, अर्थ आर डे ये किसके द्वारा मनाया जाता है? ये प्रश्न आया था एग्जाम में। तो आंसर होगा इसका WWF, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। और वैसे अर्थ आर डे आपको पता है हम कब मनाते हैं? रिवीजन वाले वीडियो में जो डे वाला सेक्शन होता है हमारा, जहां पे डेली 10 इंपॉर्टेंट डेज का मैं आपको रिवीजन करवाता हूं, वहां पे कई बार ये रिपीट हो चुका है। तो बता सकते हो कब मनाते हैं? तो मार्च के आखिरी शनिवार को मनाते हैं। इस साल की बात करोगे तो 27 मार्च को मनाया था। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने देश के कितने बाघ रिजर्व को, यानी कि टाइगर रिजर्व को CATS मान्यता प्रदान की है? तो आंसर होगा 14 को। CATS का मतलब हो गया कंजर्वेशन अश्योर्ड टाइगर स्टैंडर्ड्स, मतलब बाघों के संरक्षण के लिए जो सबसे बेहतर स्टैंडर्ड्स या सबसे बेहतर मानक हैं, उसे कहते हैं CATS। तो आप जानते हो वर्तमान में भारत में टोटल कितने टाइगर रिजर्व हैं? अभी कितने हो गए? 52 हो गए हैं, और उनमें से 14 टाइगर रिजर्व को यह मान्यता दी गई है। अब वो 14 टाइगर रिजर्व कौन कौन से हैं, एक बार आप देख लो। आसाम से 3 है, मानस टाइगर रिजर्व, काजीरंगा टाइगर रिजर्व, औरंग टाइगर रिजर्व। महाराष्ट्र का एक है पेंच टाइगर रिजर्व। बिहार से है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश का है दुधवा टाइगर रिजर्व। पश्चिम बंगाल का है सुंदरबन टाइगर रिजर्व। केरल का हो गया परम्बिकुलम टाइगर रिजर्व। कर्नाटक का हो गया बांदीपुर टाइगर रिजर्व। तमिलनाडु का हो गया मुदुमलई और अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश का हो गया कान्हा टाइगर रिजर्व, पन्ना, सतपुड़ा। और सतपुड़ा से तो आपको 2 प्रश्न याद रखने ही रखने हैं। एक तो अभी विश्व धरोहर की संभावित सूची में इसको शामिल किया गया था, और कल ही तो हमने पढ़ा है अभी अर्थ हीरोज पुरस्कार मिला था इसको। वैसे टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? 1973 में। और हमारा पहला टाइगर रिजर्व कौन सा था? जिम कॉर्बेट, जो कि मिलेगा आपको उत्तराखंड में। और आप जिम कॉर्बेट से तो जानते भी होंगे कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है, जिसको पहले हेली नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता था। और भारत का सबसे नया टाइगर रिजर्व कौन सा है? रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य। यह है बूंदी, राजस्थान में। राजस्थान का चौथा टाइगर रिजर्व है और देश का 52वां। अच्छा, इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? 29 जुलाई को मनाया जाता है। और इस बार थीम क्या थी उसकी? उनका अस्तित्व हमारे हाथों में है, देयर सर्वाइवल इन अवर हैंड। और अगर आपसे पूछा जाए कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसको कहते हैं? कैलाश सांखला को कहते हैं, ये भी राजस्थान से हैं। भारत में सबसे ज्यादा टाइगर आपको मध्य प्रदेश में मिलेंगे, कितने हैं? 526 हैं। और जनगणना के अनुसार भारत में टोटल कितने थे? तो 2967। और टाइगर की संख्या को डबल करने का लक्ष्य कब का है? 2022 का है। और हमने पढ़ा था कि समय से पहले किसने डबल कर लिया? पीलीभीत टाइगर रिजर्व ने, जो कि उत्तर प्रदेश में है, इसीलिए तो उसे TX2 अवार्ड मिला था। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने प्रतिष्ठित विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड जीता है? तो आंसर होगा आनंद राधाकृष्णन ने। तो ग्राफिक कलाकार हैं ये आनंद राधाकृष्णन, जिन्होंने ही ये विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड जीता है। इसे कॉमिक्स की दुनिया में ऑस्कर के बराबर माना जाता है। और ये जो आनंद राधाकृष्णन है, इनको ये अवार्ड बेस्ट पेंटर और मल्टीमीडिया आर्टिस्ट इंटीरियर आर्ट के लिए दिया गया है। और उन्होंने यूके के कलरिस्ट जॉन पियर्सन के साथ यह अवार्ड साझा किया। तो क्या नाम है? आनंद राधाकृष्णन। और इस अवार्ड का नाम क्या है? विल आइजनर कॉमिक इंडस्ट्री अवार्ड। इसे कॉमिक्स की दुनिया में ऑस्कर के बराबर माना जाता है। अच्छा, ऑस्कर से तो याद आएगा आपको, ग्रीन ऑस्कर किसे कहा जाता है? व्हीटली अवार्ड को कहा जाता है। और 2021 का मिला है नुक्लू फॉर्म को। अमूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए मिला था इनको। ये नागालैंड से हैं और ये अवार्ड पाने वाले ये पहले भारतीय हैं। शकुंतला थिलस्टेड विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 जीता इन्होंने। और रुमाना सिन्हा सहगल नेल्सन मंडेला मानवतावादी पुरस्कार 2020 इनको मिला था। तो ये ध्यान रखना, बढ़ते आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में भारत बिल पेमेंट सिस्टम ने किसे अपना CEO नियुक्त किया? तो आंसर होगा नुपुर चतुर्वेदी को। तो अभी भारत बिल भुगतान प्रणाली ने पे यू और एयरटेल पेमेंट बैंक की पूर्व कार्यकारी नुपुर चतुर्वेदी को अपना नया CEO नियुक्त किया है। बाकी पद्म कुमार माधवन नायर, बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है ये भैया,
क्योंकि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, जिसे आप बेड बैंक बोलते हैं, उसके पहले मैनेजिंग डायरेक्टर बने ये। अरमान गिरिधर की बात करेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ये अध्यक्ष बने। प्रदीप चंद्र नायर असम राइफल्स के 21वें महानिदेशक ये बने हैं। असम राइफल्स, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको शिलोंग में, और इसी को तो हम पूर्वोत्तर भारत का प्रहरी कहते हैं, असम राइफल्स को, ध्यान रखना ये भी। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए, नेशनल मिनरल इन्वेंट्री के आंकड़ों के अनुसार सोने के अयस्कों यानी कि ओर्स का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा बिहार में। तो अभी हाल ही में जारी नेशनल मिनरल इन्वेंट्री के डेटा के अनुसार 1 अप्रैल 2015 तक भारत में 501.83 मिलियन टन स्वर्ण अयस्क का भंडार था। इनमें से 17.22 मिलियन टन रिजर्व कैटेगरी में और बाकी को बाकी रिसोर्स कैटेगरी में रखा गया था। और इस रिपोर्ट में बताया गया कि स्वर्ण अयस्कों का सबसे बड़ा भंडार आपको मिलेगा बिहार में, इसके बाद मिलेगा राजस्थान में, फिर मिलेगा कर्नाटक में, फिर मिलेगा पश्चिम बंगाल में। तो सबसे ज्यादा बिहार में है, तो ये रहा मैप में बिहार। देखो, बिहार की कैपिटल हो गई पटना, मुख्यमंत्री हो गए नीतीश कुमार और गवर्नर है फागू चौहान। अच्छा, बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय ये कहां पे स्थापित किया जाएगा? बिहार के राजगीर में। और बिहार के राजगीर से आपको याद होगा कि पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज ये भी बनेगा बिहार के राजगीर में। और अभी 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर वाला भारत का पहला राज्य कौन बना था? बिहार। और वो 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर कौन से हैं? एक तो राजगीर है और एक है बोधगया। उसके अलावा राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र ये खुलेगा पटना बिहार में ही। अभी बिहार की शाही लीची को जीआई टैग मिला था और तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला था। तेजपुर लीची ये कहां की है? ये असम की है। बाकी बिहार ने हिट कोविड एप्लीकेशन को लॉन्च किया था। हिट मतलब होता है होम आइसोलेशन ट्रैकिंग। एक संपत्ति स्वामित्व योजना शुरू की थी इन्होंने, और देश का पहला राज्य बना था बिहार अपनी टेक्स्ट बुक्स के लिए ई लाइब्रेरी तैयार करने वाला। उसके अलावा इथेनॉल संवर्धन नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य भी आपका बिहार ही है। और बिहार के भागलपुर में खुलेगा राज्य का पहला कछुआ पुनर्वास केंद्र, ये भी ध्यान रख लो। भारत का पहला और एकमात्र डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी आपको मिलेगा बिहार में, जिसको क्या कहते हैं? विक्रमशिला गांगटेक डॉल्फिन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पे एकमात्र आपको नेशनल पार्क मिलेगा, वाल्मीकि नेशनल पार्क, जो कि एक टाइगर रिजर्व भी है। बाकी राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ मिल जाएगा, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहाँ मिल जाएगा, एक गौतम बुद्ध वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी आप यहाँ से याद रखो। बिहार दिवस कब मनाते हैं हम लोग? 22 मार्च को, और 22 मार्च को ही वर्ल्ड वाटर डे भी मनाते हैं, ये भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। अच्छा बताइए, अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम मजदूरी में प्रतिदिन कितने रुपए की वृद्धि करने का निर्णय लिया है? तो आंसर होगा 27 रुपए। तो अभी राजस्थान की सरकार ने राज्य में सभी श्रेणियों के लिए न्यूनतम मजदूरी को बढ़ाने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि हर श्रेणी में जो प्रतिदिन की जो न्यूनतम मजदूरी बनती है उसमें 27 रुपए बढ़ा करके दिए जाएंगे। जैसे कि अभी तक अकुशल कामगारों को 225 रुपए प्रतिदिन दिए जाते थे, अब 27 रुपए उसमें बढ़ा करके दिए जाएंगे, यानी कि प्रतिदिन उन्हें मिलेंगे कितने? 252 रुपए, 252 रुपीज। उसी तरह से अर्धकुशल श्रमिकों को 237 रुपीज दिए जाते थे, अब 27 रुपए बढ़ा करके 264 रुपए मिलेंगे। बाकियों को भी इसी तरह से 27 रुपए बढ़ा करके दिए जाएंगे। तभी तो बोला है हर श्रेणी में। किसने? राजस्थान ने बोला है। तो ये रहा मैप में राजस्थान। देखो, राजस्थान की कैपिटल हो गई जयपुर, जिसको पिंक सिटी बोलते हैं। अभी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा इसको मिला था। जयपुर में ही आप जानते हो भारत का दूसरा और दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है। मुख्यमंत्री अलौत हो गए, गवर्नर यहाँ के कलराज मिश्र हैं ही सही। चीफ जस्टिस कौन है? इंद्रजीत मोहंती है। वैसे राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना 30 मार्च को। अभी राजस्थान सरकार ने, हमने पढ़ा था, मिशन निर्यातक बनो शुरू किया था। और राजस्थान के एक व्यक्ति हैं श्याम सुंदर जानी, उन्हें लैंड फॉर लाइफ अवार्ड मिला था 2021 के लिए। और केवीआईसी ने अभी राजस्थान के उदयपुर में ही बोल्ड प्रोजेक्ट को शुरू किया था। बांस वगैरह उगाए थे, बांस के पौधे उगाए थे। इसका उद्देश्य क्या है? मरुस्थलीकरण को रोकना। उसके अलावा जीनोम सीक्वेंसिंग की सुविधा को शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा है देश का? तो आंसर होगा राजस्थान है। और देश का पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र ये किस राज्य में शुरू किया गया? तो वो भी राजस्थान में। अभी जैव ईंधन नीति को लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है पूछेंगे तो आंसर होगा राजस्थान। उसके अलावा राजस्थान सरकार ने ही वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड गठन करने का फैसला भी किया था। अच्छा, राजस्थान में कितनी रामसर साइट्स मिलेंगी आपको? 2 मिलेंगी, सांबर लेक और केवला देव नेशनल पार्क। वैसे भारत में कितनी है? 42 है। और 42वीं कौन सी है? 42 नंबर की कौन सी है? तसोगर झील है, जो आपको मिलेगी लद्दाख में। अभी राजस्थान ने मुख्यमंत्री कोरोना बाल कल्याण योजना भी शुरू की थी। राजस्थान ने ही मुख्यमंत्री किसान मित्र ऊर्जा योजना भी शुरू की थी।
यहीं पे ही मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना भी शुरू हुई थी। घर घर औषधि योजना भी यहीं की है और मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना भी यहीं शुरू हुई थी। अभी राजस्थान के जोधपुर का जो मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन है उसका नाम बदल के महेश नगर कर दिया गया। और जोधपुर में ही तो इसी साल हमने फ्रांस के साथ एक एक्सरसाइज की थी, क्या नाम है उसका, डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज। और राजस्थान में हमने यूएसए के साथ युद्ध अभ्यास नाम का एक्सरसाइज भी किया था इसी साल। इस साल याद रखना यूएसए के साथ हमने 2 ही एक्सरसाइज किए हैं, एक तो वज्र प्रहार और एक युद्ध अभ्यास। तो वज्र प्रहार हमने कहां पे किया, हिमाचल प्रदेश के बकलो में। और आपको बताया अभी चौथा टाइगर रिजर्व बन गया रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य, जो कि बूंदी राजस्थान में है। ऑलरेडी 3 कौन कौन से टाइगर रिजर्व है यहाँ के, सरिस्का टाइगर रिजर्व, रणथंबोर टाइगर रिजर्व और मुकुंदरा हिल्स। तो ये भी ध्यान रखना। आप बढ़ते हैं आगे। अच्छा फिर बताइए अभी हाल में विश्व रेंजर दिवस कब मनाया गया, तो आंसर होगा 31 जुलाई को। तो वर्ल्ड रेंजर डे ये हर साल 31 जुलाई को ड्यूटी के दौरान मारे गए या घायल हुए रेंजरों की याद में मनाया जाता है। अच्छा रेंजर से एक अवार्ड याद आ गया, कौन सा, अंतरराष्ट्रीय रेंजर अवार्ड जो मिला था किसको, महेंद्र गिरी को। ये राजाजी नेशनल पार्क के रेंजर है। और राजाजी नेशनल पार्क कहां पर है, तो उत्तराखंड में है। तो इनका नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में भारत और इंडोनेशिया के बीच में कॉर्पेट का 36वां संस्करण कहां पे आयोजित किया गया, तो आंसर होगा हिंद महासागर में। तो अभी भारत और इंडोनेशिया के बीच में कॉर्पेट का ये 36वां संस्करण था जो 30 और 31 जुलाई 2021 को हिंद महासागर इंडियन ओशियन में आयोजित किया गया। और इसमें भारत की तरफ से आईएनएस सरयू ने पार्टिसिपेट किया। कॉर्पेट मतलब होता है कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल, यानी कि समन्वित गश्ती। और इस कॉर्पेट को करने का मूल उद्देश्य क्या है, वाणिज्यिक शिपिंग, अंतरराष्ट्रीय व्यापार और वैध समुद्री गतिविधियों के संचालन के लिए हिंद महासागर क्षेत्र को सकुशल और सुरक्षित रखना। इसी साल आपको याद होगा जनवरी में ही भारत और थाईलैंड ने भी कॉर्पेट का आयोजन किया था और वो उनका 31वां संस्करण था। भारत और थाईलैंड के बीच की बात कर रहा हूं। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडोनेशिया और भारत के बीच की, ये इनका 36वां संस्करण है। अच्छा एक्सरसाइज से अभी आपको याद होगा भारत और रशिया के बीच में एक्सरसाइज अभी ये 1 अगस्त से शुरू हो गई है, यानी कि आज से। कौन सी एक्सरसाइज, इंदिरा एक्सरसाइज। ये एक ट्राई सर्विस एक्सरसाइज है, बताया था मैंने आपको। और कहां पे शुरू हो गई है, रशिया के वोल्गोग्राद में। ये इसका 12वां एडिशन है। अब एक्सरसाइज की बात हो गई है तो कुछ मैं आपको रिवाइज करवा देता हूं ताकि आपको चीजें याद रहे। जैसे कि खंजर नाम की एक्सरसाइज हमने इसी साल की थी, किसके साथ, किर्गिस्तान के साथ। कहां पे हुई थी, बिश्केक में। वैसे संप्रीति नाम की एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं हम, बांग्लादेश के साथ में। सूर्य किरण हम करते हैं नेपाल के साथ में। मालदीव के साथ हम कौन सी एक्सरसाइज करते हैं पूछेंगे तो एक्यूवेरिन नाम की एक्सरसाइज। मैंने आपको बताया अभी फ्रांस के साथ हमने राजस्थान में एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट की थी। वैसे फ्रांस के साथ हम वरुण भी करते हैं, गरुड़ नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं और शक्ति नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। लेकिन गरुड़ और शक्ति को साथ मिला दोगे तो बन जाएगा गरुड़ शक्ति, जो हम करते हैं इंडोनेशिया के साथ में। वैसे इंडोनेशिया के साथ में समुद्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। और मित्र शक्ति नाम की एक्सरसाइज किसके साथ करते हैं, ये हम श्रीलंका के साथ करते हैं। वैसे श्रीलंका के साथ स्लाइनेक्स नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। और यहीं से आप लिंक कर पाओगे सिम्बेक्स। सिम्बेक्स हम करते हैं सिंगापुर के साथ में। वैसे सिंगापुर के साथ में तो हम बोल्ड कुरुक्षेत्र नाम की एक्सरसाइज भी करते हैं। और बोल्ड से आपको याद आ जाएगा अभी केवीआईसी ने राजस्थान के उदयपुर में बोल्ड प्रोजेक्ट शुरू किया था, पढ़ा था हम लोगों ने। तो इस तरह से आप चीजों को लिंक कर करके याद रख सकते हो। जैसे आप और भी लिंक करना चाहो यहाँ पे, तो मित्र शक्ति में से एक तो आप निकाल लो, मित्र से बन जाएगा मैत्री। मैत्री हम एक्सरसाइज करते हैं थाईलैंड के साथ में। शक्ति से आप निकाल लो ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति जानते हो, ये दूसरा भारतीय परमाणु परीक्षण था जो कि पोखरण में हुआ था। कब, 1998 में। पहला कौन सा था, स्माइलिंग बुद्धा, जो हमने किया था 1974 में। और इस तरह से आप चीजों को लिंक कर करके याद रखोगे ना, चीजें याद रखनी आसान हो जाएगी। और अगर मैं तो ये कहूंगा आप डेली हमारा करंट अफेयर्स का लेक्चर पढ़ते होंगे, जब भी इस तरह के टॉपिक वाले क्वेश्चन आते हैं मैं आपको इसी सीक्वेंस में सारी चीजें याद करवाता हूं। सीक्वेंस भी मैं आपका चेंज नहीं करता हूं, ताकि बार बार जब एक ही चीज मैं आपको दोहराऊंगा ना तो वो आप सेट हो जाएंगी। इसलिए आप नोटिस करना, मैं सीक्वेंस भी आपका चेंज नहीं करता हूं। मेरा मकसद है केवल आपको चीजें याद करवाना। ऐसा नहीं है कि एक बार मैंने आपको ये चीजें बोल दी तो आगे मैं आपको नहीं बोलूंगा। बार बार बोलूंगा, हर बार बोलूंगा जब भी आएगी, जब भी मौका मिलेगा। और आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज जो भी आप बोलते हो वो एक बार लिख दिया करो। उनकी बात गलत नहीं है, वो भी सही बोलते हैं, लेकिन मेरी मजबूरी है, अगर एक एक चीज को मैं लिखने बैठूंगा तो ये वीडियो 30 मिनट के ऊपर पहुंच जाएगा। और अभी भी आप यकीन नहीं मांगेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कहते हैं कि काफी लेंथी वीडियो बना रहे हो, इतना मत बनाओ, इतने एक्स्ट्रा फैक्ट्स मत जोड़ो। तो मेरी भी मजबूरी है। आप देखो, मेरे को दोनों तरफ से सुनना पड़ता है। थोड़ा लंबा हो जाए तो उनकी तरफ से सुनना पड़ता है, छोटा हो जाए तो उनकी तरफ से सुनना पड़ता है। तो मुझे मेंटेन करके रखना पड़ता है ताकि दोनों तरह के स्टूडेंट्स को फायदा हो।
मैंने आपसे क्या कहा, लिखने की जरूरत नहीं है। मैं बार बार इन चीजों को बोलूंगा, बार बार बोलूंगा, आपको ये याद ही हो जाएगी। और लिखना चाहते हो तो वीडियो को पॉज कर करके आप लिख सकते हो, लिखने में दिक्कत नहीं है, लेकिन वीडियो लेंदी हो जाएगा। और जिनको थोड़ा सा लेंदी लगता है तो देखो 20-21 मिनट का तो चल जाता है। इसी में आप ही के लिए आप ही की चीजें मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ। रिवाइज तो वैसे भी आपको करना तो पड़ेगा, मैं नहीं कराऊंगा तो आप खुद से मैं नहीं कराऊंगा तो आप खुद से करोगे, तो टाइम तो देना तो पड़ेगा ही सही। तो मतलब ये मेरे लिए थोड़ा सा टिपिकल काम हो जाता है। अगर ये काम करता हूं तो उनके लिए बुरा बन जाता हूँ, वो काम करता हूं तो उनके लिए बुरा बन जाता हूँ। बस मेरा एक ही मकसद है, आप लोगों का फायदा हो। क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मुझे मैसेज करके बोलते हैं अगर ऐसा नहीं करोगे तो अब से हम आपकी वीडियोस को डिसलाइक करेंगे। और ऐसा नहीं, मैं उनको रिप्लाई नहीं करता, रिप्लाई भी करता हूँ। जो मुझे मैसेजेस मिल जाते हैं कि हाँ ठीक है आप डिसलाइक कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं वही काम करूंगा जिससे मैक्सिमम बच्चों का फायदा होगा। बाकी फिर आपकी मर्जी, आप इसे लाइक करो, डिसलाइक करो, शेयर करो, मत करो, बाकी जो मेरे नसीब में होगा वो मुझे मिलेगा। बाकी मेरा काम है वर्क करना ईमानदारी से, वो मैं करूंगा। तो चलिए अब कल के क्वेश्चन को हम लोग, तो देखो कल की वीडियो में आपसे पूछा था अभी अंतरराष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए चयनित होने वाला देश का एकमात्र शहर कौन सा है, तो आंसर होगा इंदौर। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइस देखिए प्लीज अगर अच्छा लगता है तो इसे लाइक कर दिया कीजिए। और हाँ, वीडियोस को सपोर्ट जरूर करें, मुझे सपोर्ट जरूर करें। इतनी मेहनत के बाद एक उम्मीद रहती है मेरे मन में कि हाँ आज मुझे आप लोगों का सपोर्ट जरूर मिलेगा। तो अगर आप में से इस वीडियो को कोई फर्स्ट टाइम देख रहा है तो प्लीज अपने ग्रुप में, जो भी आपका स्टडी ग्रुप या दोस्त वगैरह हो गए, उनके साथ इस कंटेंट को शेयर जरूर करें। जिस तरह से आप अच्छे सॉन्ग्स, मूवीज या कॉमेडी कुछ पार्ट होता है उसको आगे शेयर करते हैं, तो प्लीज इसे भी शेयर करिए।